हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट अगर देखें पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, तो फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति यूके यूएसए एवं स्विट्जरलैंड एवं चीन। ठीक है, तो ये इस पेपर का नाम है। इंग्लिश में देखें कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स यूके यूएसए स्विट्जरलैंड एंड चाइना, इस पेपर का नाम है। ठीक है, तो इस यानी कि इस पेपर में टोटल 8 दी गई। ये पेपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस्ड पर उसी के आधारित पर ये हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 को साथ ही साथ सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। इस पेपर से संबंधित चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, साथ ही साथ यूनिट 1, इन सभी की कंप्लीट वीडियोस एक एक वीडियोस में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 को। ठीक है, यूनिट 2 में हमें पढ़ना है क्या है, हमें पढ़ना है पूंजीवाद के विषय में एवं उदार लोकतंत्र का विचार, इसी के विषय में पढ़ना है। यानी कि कैपिटलिज्म के विषय में पढ़ना है, पूंजीवाद जो है उसके विषय में, एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि उदार लोकतंत्र का विचार जो है उसके विषय में हमें कंप्लीट अध्ययन करना है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म है क्या, इसके विषय में देखते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद की परिभाषा अगर देखें, एक बार समझने की कोशिश करें तो पूंजीवाद जो है ना, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों या संगठनों का स्वामित्व होता है। इसमें लाभ कमाने की मंशा होती है और मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार की कीमतें तय होती हैं। ठीक है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं पुनः कि जो पूंजी, देखिए हम समझाने की कोशिश करें तो देखिए, अगर जैसे भारत देश में तो कई सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, तो जिस देश में प्राइवेट सेक्टर ही आर्थिक प्रणाली का एक आधार हो, तो एक तरीके से वहां पर पूंजीवाद व्यवस्था होती है। तो सारा स्वामित्व तो निजी निजी कंपनियों के पास होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास ही सारा प्रभुत्व होता है उस कंपनी का, या फिर सारा मतलब कि आर्थिक प्रणाली उन्हीं के हाथों पर होता है। तो पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों और निजी साधनों पर निजी लोगों यानी प्राइवेट सेक्टर या संगठनों का स्वामित्व होता है। इसमें लाभ जो है, प्राइवेट वाले जो कंपनियां हैं वो लाभ कमाने की इच्छा रखती हैं, मंशा होती है, और मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार की कीमतें तय होती हैं। आगे हम और देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसे। ठीक है, एक तरीके से आगे हम देखते हैं लॉक्स एवं छूट के अनुसार उन्होंने क्या बताया है। पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है और मानवकृत एवं प्राकृतिक साधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली या संगठन है, एक ऐसा सिस्टम है, प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है, यानी कि अपने लाभ की मंशा होती है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, वो उसका अधिकारी होता है स्वयं। प्राइवेट सेक्टर में जो उसका मालिक है वही मूल रूप से उसका स्वामित्व रखता है, और मानवकृत एवं प्राकृतिक साधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए, जो मानवकृत और प्राकृतिक साधन है उनको व्यक्तिगत, जो जिस व्यक्ति की कंपनी है वो अपने लिए, अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पूंजीवाद की पूंजीवाद की कुछ और खास बातें जो है उनके विषय में हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रम जो होता है, श्रम को नगद मजदूरी के लिए खरीदा जाता है, यानी कि पैसों के रूप में उस श्रम को खरीद लिया जाता है, उस यानी कि पैसे कुछ दिए जाते हैं और उनसे श्रम कराया जाता है। एक तरीके से नगद के रूप में पैसा कुछ दिया 300-400 दिहाड़ी के रूप में, और उसके बदले वे मजदूरी के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूंजीवादी में व्यवस्था थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत लाभ निजी मालिकों को प्राप्त होता है, पूंजीगत लाभ जो होता है वो निजी मालिकों को ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है ना, व्यक्तिगत हित और कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है, यानी जो व्यक्ति उसका मालिक होता है वो चाहता है कि हम सबसे ज्यादा लाभ पाएं, कितना ज्यादा लाभ हम इस अपनी कंपनी से निकाल सके। तो यहाँ पर व्यक्तिगत हित और कल्याण की भावना जो होती है सर्वोपरि होती है। ठीक है, आगे हम देखें तो जो अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण की भावना अनुपस्थित होती है, समाज का कोई लेन देन नहीं, यानी कि जो भी कंपनियां वो समाज को, उनको कोई लेन देन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज में क्या दिक्कत है क्या नहीं, उनको केवल अपने फायदे से मतलब है। समाज के कल्याण की भावना बिल्कुल ही उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आगे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम पैसा देते हैं, तो जिससे कि गरीबी हमेशा बनी रहती है, और कभी कभी काम, यानी कि हर व्यक्ति को काम ही नहीं मिल पाता इतना जल्दी आसानी से, तो एक तरीके से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हमेशा बनी रहती है। बेरोजगार आगे देखिए पूंजीवाद में निजी लोग अपने हितों के मुताबिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद में निजी लोग जो है अपने हित के मुताबिक संपत्ति जो है उसका स्वामित्व और नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है, पूंजीवाद में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें और वितरण जो कीमतें हैं और वितरण जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो है लेवल है के आधार पर ही तय होती है। तो एक तरीके से बाजार में कोई प्रोडक्ट पहुंचा उसका प्राइस कैसे एक तरीके से निकालेंगे, तो वो बाजार पर ही तय होता है कि कितने और प्रोडक्ट
प्रोडक्ट हैं, कितने और बिक रहे हैं, तो उसी सब बाजार के ही आधार पर एक तरीके से प्रोडक्ट की जो मूल्य है वो तय की जाती है। आगे हम देखते हैं पूंजीवाद में उत्पादन, वितरण और धन के विनिमय के साधनों में निवेश और स्वामित्व निजी लोगों के पास होता है। ठीक है, तो इसमें पूंजीवाद में उत्पादन, वितरण, जी कितना उत्पादन करना है, कितना वितरण करना है, धन के विनिमय, धन के लेन देन के साधनों में निवेश और स्वामित्व, ये सब कुछ किसके पास होता है? मूल रूप से निजी व्यक्ति जो उसके मालिक होते हैं उन्हीं के पास होता है। ठीक है, पूंजीवाद की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड में कृषिवाद से हुई थी। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को उत्पादन का एक प्रमुख तरीका बना दिया, क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है? प्रोडक्ट्स को उत्पादन जो होता है मैक्सिमम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उन्हें लाभ लेना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादन कर उसे बेचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पूंजीवादी प्रणाली के गुण क्या हैं। तो पूंजीवादी प्रणाली के प्रमुख गुण निम्नलिखित इस प्रकार हैं, जैसे कि स्वयं संचालित। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है और उसमें किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के अनुसार आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का पूर्ण अधिकार होता है। बिल्कुल सही है, इसमें यानी कि पूंजीवाद में कोई भी व्यक्ति यानी कि एक तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और वो जो चाहे वो अपने काम को करे, जितना लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। एक तरीके से पूर्ण अधिकार उसको होता है अपनी कंपनी का। ठीक है, संसाधनों, आगे देखते हैं संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने की चेष्टा तो होती ही रहती है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता और स्पर्धा जैसे घटक समाज के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाते हैं। यानी कि कंपटीशन है और एक तरीके से देखें आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा, ये जो भी घटक है ना, अधिकतम लाभ प्राप्त करने की चेष्टा, इस सब के कारण क्या करते हैं? उत्पादन को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और प्रतिस्पर्धा के कारण उन्नति के प्रोत्साहन के संसाधन कम लाभ वाले उत्पादन क्षेत्रों से अधिक लाभ वाले क्षेत्रों वाले उत्पादन क्षेत्रों में स्वयं ही स्थानांतरित करता है। अर्थात जिस चीज में कम फायदा हो रहा है उस चीज को छोड़कर दूसरे चीज में जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा है वो स्वयं ही स्थानांतरित होने लगते हैं, जिसके कारण एक तरीके से संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव हो पाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूंजीवाद की प्रमुख गुण है। आगे देखते हैं उत्पादन में प्रोत्साहन देखते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हो व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से व्यक्ति जो होता है उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम क्षमता के साथ प्रयोग करते हुए आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। इस प्रकार उसका स्वयं हित का उद्देश्य पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं क्षमता वृद्धि के लिए एक सबल प्रोत्साहन बन जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर उन्हें फायदा चाहिए, अधिकतम लाभ चाहिए, तो एक तरीके से उत्पादन स्वतः ही प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे ज्यादा उत्पादन करूंगा तो ज्यादा हमें लाभ होगा, तो इस तरीके से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। रहन सहन के स्तर में सुधार। अमेरिका और अन्य पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों की आर्थिक प्रणाली व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य पर आधारित होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के होते हुए भी व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि को संभव बनाती है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण कई ऐसे कंट्रीज में है जो व्यक्तियों की आय को एक तरीके से उनकी कार्य क्षमता, आय आदि चीजों में उनकी वृद्धि को संभव करती है, यानी उनकी आय में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। आगे हम देखते हैं तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में देखते हैं तो प्रत्येक उत्पादक जो होता है वो स्वयं को पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो लेवल है उसमें बनाए रखने के लिए तकनीकी विकास एवं उत्पादन प्रक्रिया में उनके प्रयोग का सहारा लेता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, कम से कम में मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके, ताकि वह अन्य उत्पादों की तुलना में बाजार के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर सकें। तो एक तरीके से नहीं तो अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उस पर नहीं काम करेंगे, तो वो फिर कोई दूसरी कंपनी होगी उन्हीं के स्थान पर वो अपना अधिकार कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लचीलापन देखते हैं तो पूंजीवादी प्रणाली जो है आर्थिक प्रणाली में लचीलेपन की व्यवस्था विशेषता ही संसाधनों का पारंपरिक प्रतिस्थापन करके संसाधनों की अनुकूलतम प्रयोग को संभव बनाती। यानी कि जिस सेक्टर में कम लाभ हो रहा है उससे स्वतः ही हटकर दूसरे क्षेत्र में हम जाना जिससे क्षेत्र में ज्यादा फायदा हो। तो एक तरीके से इसमें लचीलापन होता है कि हम जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में अपना हम उत्पादन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को तैयार कर बेच सकते हैं। तो एक तरीके से इसमें लचीलापन होता है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। बिल्कुल, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत जो संपत्ति का अधिकार एवं उत्तराधिकार के नियम के कारण बचत करने की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे विनिमय और एवं पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है तथा उत्पादन भी प्रोत्साहित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, लोग ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में, एक तरीके से कि कितना हम ज्यादा पैसों को सेव कर सकें, पूंजी को इकट्ठा कर सकें और उनके मतलब कि एक तरीके से उत्पादन भी उससे भी प्रोत्साहित होगा जब पैसे कमाने हैं। तो आगे हम देखते हैं योग्यता अनुसार पुरस्कार। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में योग्यता एवं कार्यकुशलता को समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, योग्य एवं अधिक और तथा श्रमिकों को ऊंचा पारिश्रमिक देकर पुरस्कृत किया जाता है। जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, काम उस कंपनी के लिए अच्छा करता है, तो उनको एक तरीके से सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रेरणा की उपस्थिति श्रमिकों को अपनी दक्षता, योग्यता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो लोग यानी कि एक तरीके से लोग प्रेरित होते हैं कि हाँ मुझे भी काम करना चाहिए, मैं भी प्रोत्साहित हो सकता हूँ, यानी कि पुरस्कृत मुझे भी किया जा सकता है अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना कार्यकुशल अच्छा देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि कैसे, इसका मतलब क्या है? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में बचत विनिमय पूंजी निर्माण
की दर अधिक होने के कारण विकास की दर तीव्र गति से बढ़ती है। विकास की जो गति है वो तीव्र गति से बढ़ती है। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में बचत जो है, बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण की दर आर्थिक विकास होने के कारण विकास की दर में तीव्र गति से बढ़ती है। विकास की जो दर है। आगे हम देखते हैं लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार। लोकतांत्रिक जो स्वरूप है उसको दृढ़ एक तरीके से आधार मिलता है, दृढ़ आधार, एक स्टेबल आधार मिलता है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या बात की है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता प्रभुसत्ता के कारण अर्थव्यवस्था में एक लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो एक तरीके से क्योंकि जब एक तरीके से आर्थिक इनकम, देश की जब आर्थिक इनकम बढ़ेगी तो जब पैसे देश में आएंगे तो वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से हमारे देश में आर्थिक इकोनॉमी जो होगी मजबूत होगी, तो एक तरीके से लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार मिल पाएगा। आगे हम देखते हैं पूंजीवादी प्रणाली के दोष जो हैं, कमियां क्या क्या हैं उसके विषय में देखते हैं। तो पूंजीवादी प्रणाली, आर्थिक प्रणाली के दोषों को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। पहला देखते हैं संपत्ति एवं आय की असमानता। संपत्ति जो है, पैसा, धन दौलत, इसमें असमानताएं होती है। क्यों? क्योंकि एक ही लोगों के पास चला जाता है, पूंजीपतियों के पास ही जो पूंजी एक तरीके से पूंजीवादी कंपनियां चला रहे हैं उन्हीं के पास, इनके निजी व्यक्तियों के पास ही मैक्सिमम पैसा होता है। तो यहाँ पर आय की असमानताओं के कारण एवं उत्पत्ति के संसाधनों पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार हो जाने के कारण क्या कहती हैं, एक तरीके से अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होता चला जाता है, जिसके कारण समाज के लाभ के अवसर संपन्न वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाते हैं एक तरीके से। तो मतलब कि अगर निजी व्यक्ति ही ज्यादातर पैसों का विनिमय करेंगे, यानी कि उन्हीं के पास ज्यादातर पैसे आ जाएंगे, यानी कि उन व्यक्तियों के पास, कुछ ही व्यक्तियों के पास, जो निजी व्यक्ति हैं उन्हीं व्यक्तियों के पास ज्यादा पैसे होंगे, तो एक तरीके से गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर बनता चल जाएगा, और सारा जो एक तरीके से संपन्न वर्ग के हाथों में ही केंद्रित हो जाएगा। जो भी अवसर है, समाज के लाभ के अवसर, वो सारे एक तरीके से कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में रह जाएंगे। आगे हम देखते हैं दूसरा है सामाजिक अशांति एवं वर्ग संघर्ष। तो ये भी एक कमी है, सामाजिक अशांति एवं वर्ग संघर्ष बना रहता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में श्रमिकों की कोई सुरक्षा नहीं होती है और सदैव अपने निष्कासन से भयभीत रहते हैं। हमेशा उन्हें डर रहता है कि मुझे कब इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अपने रोजगार के लिए वे भयभीत रहते हैं। श्रमिकों का शोषण एवं असुरक्षा की भावना श्रमिकों को श्रम संघ के रूप में संगठित करती है। इसीलिए श्रम संगठन की एक तरीके से वो बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो हम धरना वगैरह कर सकते हैं, जिससे हड़ताल और तालाबंदी आरंभ होती है। कभी कभी कंपनियों में देखोगे तो जो श्रम वर्ग के लोग होते हैं एक संगठन बना लेते हैं, और जब कंपनियां उनके पैसे वगैरह जब्त कर लेती है, कम देती है, फिर निकालते हैं लोगों को, रोजगार के अवसर को बंद करते हैं, तो ये लोग एक तरीके से हड़ताल कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आती है और साथ ही साथ सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं एकाधिकारी प्रवृत्ति का उदय। एकाधिकारी प्रवृत्तियों का बढ़ना उत्पादकों के मध्य गलाकाट प्रतियोगिता का परिणाम है, जिसमें प्रत्येक उत्पादक जो है अपने प्रतिद्वंदी को उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकालने एवं बाजार पर अधिक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो हर व्यक्ति जो है एक तरीके से, जो भी कंपनी है वो चाहती है कि हमारा ही प्रोडक्ट बिके, अपना ही मूल एक तरीके से आधिपत्य जमाना चाहता है उस बाजार मार्केट में। ठीक है, तो हर एक यानी कि एक दूसरे को मारना चाहते हैं, अपने यानी कि फील्ड से उस यानी कि अन्य कंपनियों को निकालना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये एकाधिकार प्रवृत्ति का उदय होता है यहाँ पर से। आगे हम देखते हैं पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के असफल, यानी कि पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में असफल होते हैं। क्यों? इस प्रकार पूंजीवादी प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त न होने के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण समाज के संसाधनों का अपव्यय होता है, यानी कि उनका खर्च ही नहीं होता, एक तरीके से उनका पूर्ण उपयोग ही नहीं कर पाते, क्योंकि पूर्ण रोजगार नहीं मिलता। तो जब पूर्ण रोजगार नहीं देंगे तो हम प्राकृतिक संसाधनों में मानवीय संसाधनों का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। आगे देखते हैं अनियोजित उत्पादन। केंद्रीयकृत नियोजन की अनुपस्थिति की अनुपस्थिति के कारण पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन अनियोजित रहता है। उत्पादन जो है एक तरीके से अनियोजित रहता है। स्पर्धा के कारण प्रत्येक उत्पादक अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की दशा उपस्थित होती है। तो कभी यानी कि ज्यादा उत्पादन हो जाता है प्रोडक्ट, तो कभी कम ही रहता है। तो एक तरीके से अनियोजित उत्पादन हमेशा इसकी स्थिति बनी रहती है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति के साधनों का अव्यय। तो इसमें देखें पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता के कारण उत्पत्ति के साधनों का एक बड़ा मार्ग विज्ञापन एवं प्रचार में व्यय कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी कंपनी है ना वो ज्यादातर क्या करती है, एक बहुत बड़ा अमाउंट विज्ञापन में यानी एडवर्टाइजमेंट में उस कंपनी के लिए यानी कि अपने प्रचार प्रसार के लिए वो काफी ज्यादा पैसों को खर्च कर देती है। तो वही कहा जा रहा है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता के कारण उत्पत्ति के साधनों का एक बड़ा जो मांग विज्ञापन एवं प्रचार में व्यय कर दिया जाता है। साथ ही प्रतियोगी फर्में प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं का अनावश्यक उत्पादन कर लेती है, बहुत ज्यादा अतिरिक्त उत्पादन कर लेती है, जिससे कई बार अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों को अनावश्यक अपव्यय होता है, यानी कि फिर एक तरीके से उनको कैसे
मतलब कि जब ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पन्न हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसमें टाइम वहाँ पर भी रोजगार के अवसर चले जाएंगे कुछ लोगों के, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो गया, अब वो लोग कहाँ से काम करेंगे। तो कई सारी समस्याएं होती हैं। आगे हम देखते हैं सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति होती है। बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक कल्याण की भावना पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती है। लाभ उद्देश्य पर ही उत्पादक वर्ग कार्य करता है तथा जन कल्याण एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा करता है। इस अधिकतम व्यक्तिगत लाभ की भावना के कारण समाज के श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। एक तरीके से यहाँ पर जो है ना कि सामाजिक कल्याण की भावना पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, ठीक है। और एक तरीके से पूर्ण रूप से जो निजी व्यक्ति हैं वो अपना लाभ कमाने के लिए पूर्ण तरीके से प्रेरित रहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम लाभ ले सकते हैं, श्रमिकों का जितना उपयोग कर सके उनसे कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जन कल्याण जो है एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा करता है, यानी कि उनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या आवश्यकता है जन कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं उनको, ठीक है। तो उनको कुल मिलाकर अधिकतम लाभ से मतलब है, ठीक है। और इस तरीके से श्रमिक वर्गों का बहुत ही शोषण होता है, समाज का शोषण होता है। तो आगे हम देखते हैं एक तरीके से व्यापार चक्रों की उपस्थिति हम देखते हैं। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मांग एवं पूर्ति बलों के स्वतंत्र कार्य करने के कारण समय समय पर मांग और पूर्ति बलों पर असंतुलन उपस्थिति होते रहते हैं, जिसके कारण व्यापार चक्र के उच्चावच अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता बनाए रखते हैं। व्यापार चक्रों के उच्चवचनों, मंदीकरण और स्थिति काल दोनों का ही समाज जो भी है इनके विभिन्न वर्गों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा यानी कि बहुत कम उत्पादन हो रहा है तब भी क्या होगा, एक तरीके से महंगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा तो समाज पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अगर कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया तो एक तरीके से श्रमिकों को झेलना पड़ेगा, फिर वहाँ पर रोजगार के अवसर चले जाएंगे, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा हो गया, अब वहाँ पर उनको काम उतना दिन के लिए नहीं मिलेगा जब तक वो बिक नहीं जाता। तो एक तरीके से हमेशा उनको कहीं ना कहीं झेलना ही पड़ता है, उन पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता ही है इस चीज़ का। आगे देखते हैं सामाजिक परिजीविता, इसके विषय में देखते हैं। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम के कारण अनर्जित आय पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, जिसके कारण समाज में पूंजी एवं धन का केंद्रीकरण होता चला जाता है और संपन्न वर्ग का उत्तराधिकारी बिना किसी त्याग, परिश्रम, प्रयास के एक बड़ी संपत्ति के मालिक बन जाता है, जिससे समाज में आय की असमानताएं तो बढ़ती हैं, साथ ही संपन्न वर्ग परजीवी होता चला जाता है। एक तरीके से मतलब कि जब यहाँ पर सामाजिक परजीविता का मतलब है एक तरीके से जब पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई पीढ़ी आज समझिए कोई परिवार है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, तो जब उसका बेटा अगला पीढ़ी जनरेशन आएगी तो वो उसके पास तो ऑलरेडी ये पैसे होंगे, तो एक तरीके से वो और पैसा हो जाएगा उसके पास जब कमाएगा, तो इस तरीके से धन पे धन बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से एक ऐसा समाज संपन्न वर्ग का एक उत्तराधिकारी बिना किसी त्याग और परिश्रम, बिना कोई ज़्यादा प्रयास किए हुए उसे इकट्ठा एक बड़ी अमाउंट एक संपत्ति मिल जाती है, उसका मालिक बन जाता है, जिससे कि समाज में असमानताएं बढ़ जाती हैं और साथ ही संपन्न वर्ग जो है संपन्न वर्ग परिजीवित होता चला जाता है। एक तरीके से वो दूसरों पर आश्रित होता है, उसके पास क्योंकि पैसे तो है, वो अपने काम के लिए दूसरों को काम कराता है, दूसरों से श्रम कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये एक तरीके से ये भी समस्या है, एक तरीके से इससे असमानताएं होती हैं, समाज में आय की असमानताएं देखने को मिलती हैं। बेरोजगारी का भय हमेशा बना रहता है श्रमिकों को। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक यहाँ पर पुनः देखिए, यहाँ पर पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं है। नहीं, लाभ की इच्छा में जब उद्यमी उत्पादन करते चले जाते हैं तब अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण उद्यमी उत्पादन स्तर का संकुचन करते हैं और परिणामतः बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, जब उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, लाभ के चक्कर में वो ज़्यादा उत्पादन करते चले जाएंगे, तो यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, चूंकि बिक्री तो कम हो रही है, तो वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, फिर वहाँ पर दिक्कत होगी श्रमिकों को, क्योंकि अब वो चाहेंगे कि ये पहले प्रोडक्ट बिक जाए तो वो उत्पादन को रोक देंगे, तो उस समय बेरोजगारी की और गरीबी की समस्या श्रमिकों को देखने को मिलती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी, इसके विषय में देखते हैं। तो इसके विषय में अब देखते हैं, इससे पहले हमने पूंजीवादी की व्यवस्था के विषय में कंप्लीट डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे उदार लोकतंत्र। सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ है जन साधारण एक तरीके से अथवा जनता का शासन, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने इसी अर्थ में लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन है। क्या है, एक बार पुनः देखते हैं किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया है कि लोकतंत्र जनता का ही है और जनता के लिए ही है और जनता द्वारा संचालित शासन है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र की परिभाषा हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं उदार लोकतंत्र क्या है इसके विषय में। तो उदार राजनीति विचारधाराओं का एक संयोजन है जो सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के तहत संचालित होती है। किसके तहत संचालित होती है, लोकतांत्रिक स्वरूपों के तहत, ठीक है। सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूपों के तहत ही ये संचालित होती है उदार राजनीति, जो उदार लोकतंत्र है इसकी विचारधारा। आगे हम देखेंगे और तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उदार लोकतंत्र है क्या, इसके विषय में उदार लोकतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें लोग
सर्वोच्च शक्ति धारक होते हैं, सर्वोच्च शक्ति धारक होते हैं, वे ही सरकार बनाते हैं तथा समय समय पर सरकार को परिवर्तित कर सकते हैं। लोग अपने राजनीति दलों तथा हित समूहों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं। सरकार जनमत के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है और लोगों को विस्तृत अधिकार और स्वतंत्रता एक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उसके बाद देखें जिन्हें संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो पुनः एक बार हम देखते हैं कि उदार लोकतंत्र जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूर्ण जो शक्ति होती है सर्वोच्च धारक के पास होती है, वे ही सरकार बनाते हैं, ठीक है, और समय समय पर सरकार को परिवर्तित भी कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। तो लोग अपने राजनीतिक दलों तथा हित समूहों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं। जो भी पार्टीज हैं, इनकी दल जो पार्टी हैं, उन्हीं के माध्यम से राजनीति में हिस्सा लेते हैं और सरकार जनमत के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है। सरकार जो है जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है, उसको जवाब देना पड़ता है सरकार को जनता के प्रति। लोगों को विस्तृत अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी कि जो जनता है उनको एक तरीके से अधिकार और स्वतंत्रता की प्राप्त होती है, जिन्हें संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से संवैधानिक है। आगे हम देखते हैं उदार लोकतंत्र क्या है। उदार लोकतंत्र के विषय में और अच्छे से देखते हैं। उदार लोकतंत्र विचारधाराओं का एक ऐसा संयोजक है जिसके तहत सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। अब समझ जाओगे आप कि यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार चलती है। इसमें कई राजनीतिक दलों के बीच चुनाव होता है और सरकार की शक्तियां अलग अलग शाखाओं में बटी होती है, ठीक है। तो एक तरीके से यही है कि मतलब कि जो उदार लोकतंत्र है इसमें क्या होता है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो संयोजक होती हैं जिसके तहत सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। इसमें कई राजनीतिक दलों के बीच चुनाव होता है और सरकार की शक्तियां अलग अलग शाखाओं में बटी होती हैं। उदार लोकतंत्र की जो उत्पत्ति जो हुई है यूरोपीय ज्ञानोदय और 18वीं शताब्दी के अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों से मानी जाती है। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका उदार लोकतंत्र के उदाहरण हैं। कौन? यूनाइटेड किंगडम यूके एंड संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ठीक है। ये कहाँ पर है? उदार लोकतंत्र के, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, आगे हम देखते हैं विशेषताओं के विषय में। उदार लोकतंत्र के गुण देखें तो उदार लोकतंत्र क्या है? कई अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच चुनाव, ठीक है। तो कई अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में यहाँ पर चुनाव होता है, ये पहली विशेषता है। इसमें सभी लोगों के लिए नागरिक अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल जैसे कि लोकतंत्र की व्यवस्था होती है। इसमें उदार होता है, उदार स्टेबल एक तरीके से होती है। कई अलग अलग जितनी भी पार्टीज हैं, जो पार्टी हैं वो उनके अलग अलग पार्टियों के बीच चुनाव होता है। इनमें कई सभी लोगों के लिए एक नागरिक अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। इसमें मानव अधिकारों की समान सुरक्षा होती है। उदार लोकतंत्र में आमतौर पर सार्वभौमिक मताधिकार होता है, सभी को मताधिकार की एक तरीके से मताधिकार होता है। उदार लोकतंत्र में सरकार की विभिन्न शाखाओं में शक्तियों का पृथक्करण होता है और हम देखते हैं इनकी सरकार की जो विभिन्न शाखाएं उनको शक्तियों का एक तरीके से पृथक्करण होता है। उदार लोकतंत्र में रोजमर्रा की जिंदगी में कानून का शासन होता है। आगे हम देखते हैं उदार लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए नागरिक अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, नागरिक अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। उदार लोकतंत्र में कई अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच चुनाव होते हैं। उदार लोकतंत्र में नागरिकों के हितों की सुरक्षा होती है। एक से अधिक राजनीतिक दलों में सत्ता के लिए संघर्ष होता है। तो एक से अधिक राजनीतिक जो दल होते हैं उनमें सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष बना रहता है कि कौन पार्टी जीतेगी वगैरह, ठीक है। राजनीतिक पदों पर किसी विशिष्ट वर्ग का अधिकार नहीं है। तो राजनीतिक पद पर किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जो चुनाव जीतेगा उसी को एक तरीके से वो पद हासिल होगा। आगे देखते हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित समय पर निर्वाचन, ठीक है। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित समय पर निर्वाचन होता है। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है और न्यायपालिका की व्यवस्था है, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक है। आगे देखते हैं हालांकि कुछ देशों में उदार लोकतंत्र माने जाने के बावजूद वहां सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है, सभी को एक तरीके से मत देने का अधिकार तो नहीं होता है। तो ये कुछ कंट्रीज में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा उदार लोकतंत्र के विषय में, उदार लोकतंत्र की परिभाषा वगैरह देखा, उदार लोकतंत्र की जो गुण है उसके विषय में देखा और इस तरीके से हम उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद व्यवस्था को हमने देखा। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो यानी कि ये वीडियो के जितने भी टॉपिक हमने बताया पूंजीवाद या उदार लोकतंत्र आपको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।